नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। मैं हूं स्वाति रायना। नमस्कार, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मेरे साथ सौरभ मनचंदा है और आज सौरभ, बिग स्टोरी बिग डिबेट जो हम करने जा रहे हैं बेहद ही खास है, क्योंकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको रफ्तार देने के लिए एक पैकेज जिसके ऐलान करने की बात की जा रही है, हर एक क्षेत्र में कैसे बूस्ट दिया जाए ये बात सामने आ रही है। लेकिन आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई है? इस समय सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। जमीन पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी जिस तरह से आया है, उसके बाद से ग्राउंड पर काफी घबराहट देखी जा रही है। बिल्कुल, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज भी सब तक पहुंचाए। हमारे साथ एक बहुत ही ग्रैंड पैनल आज मौजूद है और उनकी आवाज पहुंचाने के लिए जनता से राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इकोनॉमी की कैसी तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर हमने जानने की कोशिश की है सौरभ जी। तो आइए, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, वो कैसे इस समय मूड को जज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द बैंक। जो भी बैंक हमारी रेट्स कम नहीं कर रहे, ब्याज की रेट कम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको आरबीआई कम करके नहीं दे रहे। तो परचेसिंग पावर आई फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर कम नहीं होने वाली है। सर, हमारा फर्नीचर का काम है, तो अभी लास्ट सीज़न जिस हिसाब से सेल्स हो रहे थे, अभी इस सीज़न उस हिसाब से काफ़ी कम लग रहे हैं। पिछले साल से काफ़ी डिप है, तो देखते हैं अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो अभी कैसे रिकवर होता है, कि देखेंगे आगे कैसा रहता है। नो डाउट, बिल्कुल जो ध्येय स्पष्ट है कि देश को विकास करना है, एक नई दिशा देनी है और एक नए मुकाम पर लेके जाना है। लेकिन उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। ठीक है, जो मिडिल लेयर है और जो इम्प्लीमेंटेशन लेयर है वो अच्छे तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, बिजनेसमैन तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुद्रा योजना को देखें तो मुद्रा योजना जिस रूट तक पहुंचना चाहिए वो आज उस रूट तक सभी जगह नहीं पहुंचा है, अगर हकीकत में उसका अवलोकन करेंगे। और तीसरा अगर मैं बताऊं तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने, स्पेशली आरबीआई ने ब्याज के दर में कटौती की है, बड़ी कटौती की है। लेकिन मेरी जो बैंक जहां से मैंने होम लोन लिया हुआ है वो मुझे इसका बेनिफिट नहीं दे रहा है। तकरीबन 5-7 बार मैंने वहां पर पर्सनली जाकर या लिखित में रजूआत की है, उसके बाद मुझे थोड़ा रेट में कटौती मिली है। तो अब मैं डर रहा हूं कि अगर मैं फिर से नया लोन लूँगा और उसमें फिर से मैं फंस जाऊँगा और गवर्नमेंट ब्याज दर कम कर देगी लेकिन मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा। उस डर की वजह से आज मैं लोन लेने से कतरा रहा हूँ। हमारी सैलरी भी उतनी नहीं होती है। अभी फ़िलहाल अगर कार ख़रीदने जाओ, कार पे लोन करवाओ, तो उसके जो इंटरेस्ट होते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी में सैलरी उतनी नहीं है। अब यूथ के लिए एक ही चीज़ है कि जहाँ तक है कि अपने गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जो अभी हमारे देश में देखने जाओगे तो हर एक ग्रेजुएशन किए हुए बंदे, बहुत सारे बंदे पास होते हैं जो बच्चे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके अंदर जो कंपनी लॉस में हुई थी, उसके बाद भी कोई तो एक योजना बनानी ज़रूरी थी कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी था, लेकिन वो तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज यूथ ऐसे घूम रहे थे। तो जनता की क्या राय है ग्राउंड जीरो पर, आम जनता का क्या मूड है, ये भी आपने देखा है। और सौरभ, मोदी सरकार सुस्त पड़ी इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने की तैयारी में जुट गई है और इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए के स्टिमुलस का ऐलान भी कर सकती है। जी, 50,000 करोड़ के स्टिमुलस की बात हो रही है। सोर्सेज का कहना है कि अक्टूबर के पहले वीक में इसका ऐलान हो सकता है। स्टिमुलस के लिए सरकार ने पूरा रोड मैप भी स्वाति तैयार कर लिया है। और सवाल यहां पर यह है कि त्योहार से पहले क्या इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी, यही हमारा आज का सवाल है। क्या ये बूस्टर डोज उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? इसी मुद्दे पर है हमारी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। पूरी रिपोर्ट। नोटबंदी और जीएसटी के रोल आउट के बाद बड़ी बेचैनी को कम करने के लिए सरकार अब इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने का प्लान बना चुकी है। जी बिजनेस ने पहले ही ये खबर दिखाई थी कि सरकार इकोनॉमी के रिवाइवल का प्लान तैयार कर रही है और बेल आउट पैकेज का ऐलान कई चरणों में हो सकता है। पिछले 2 दिनों से आर्थिक मोर्चे पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार स्टिमुलस पैकेज जारी करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि सरकार इस बार इसे स्टिमुलस पैकेज, बेल आउट पैकेज नाम देने से बच रही है, लेकिन इसके जरिए सरकार एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस करेगी। साथ ही घरेलू मांग बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फॉर्मेशन पर खर्च बढ़ाने की तैयारी है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर के लिए लैंडिंग लिमिट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। साथ ही बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर सकती है। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल पर जोर दिया जाएगा। हाउसिंग, रूरल इंफ्रा के लिए ज्यादा फंड देने की बात कही जा रही है। वहीं रेलवे को ज्यादा फंड देने का ऐलान हो सकता है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ का सुधरना मुश्किल है। Main thing is to focus on private investment. There are quite a few stalled projects, and the government must take action to see that the obstacles that come in the way of the projects being completed are removed and enable the private sector to complete such as those stalled projects which are viable. इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार रेवेन्यू और बचत से फंडिंग करने पर विचार कर रही है और इसके लिए आरबीआई से सरकार एक्स्ट्रा डिविडेंड भी ले सकती है। साथ ही विनिवेश के जरिए भी रकम जुटाने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को लंबी अवधि पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ऐसी चीजों से फिस्कल मैनेजमेंट भी प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बैंकिंग सिस्टम की है, जिसे सुधारने के लिए सरकार एनपीए को काबू करने की कोशिश कर रही है। स्टिमुलस का बड़ा हिस्सा बैंकिंग सिस्टम की सेहत को दुरुस्त करने में जाएगा। With regard to the increasing number of stressed assets, and I think it is this which is really the core area of concern today. Obviously, the effort was towards digitization, where the banking system itself and the connectivity to the banking system had a very important role to play. अब देखना ये होगा कि दिवाली से पहले सरकार की ये बूस्टर डोज इंडस्ट्री में जान फूंक पाएगी। तो इस तरह से स्वाति अर्थव्यवस्था में कई तरह के इस समय चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और कारोबार करना कारोबारियों के अकॉर्डिंगली उनको मुश्किल हो रही है। कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो, कारोबारी हो या फिर आम जनता हो, हर किसी की राय इस पर है। तभी हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ये स्टिमुलस पैकेज बोले या बेल आउट पैकेज बोले, ये जो पैकेज है 50,000 करोड़ रुपए जिसकी बात हो रही है, इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात हो रही है, क्या इससे हालात सुधरेंगे? सबसे बड़ा सवाल आज हमारा बिग स्टोरी बिग डिबेट का यही है। बहुत ही ग्रैंड पैनल सौरभ आज हमारे साथ है क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इकोनॉमी की आगे रोड मैप के बारे में हमें समझाएंगे। एसएमईज की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, मार्केट से एक्सपर्ट, और हमारे साथ यहां पर आपको बताएं कि कॉर्पोरेट से भी तमाम गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले पॉलिटिकल गेस्ट से आपका तारुफ करा दे जफर इस्लाम जी, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है, सीपीआई से लीडर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। जी, तो ये पॉलिटिकल जिस तरह से जो एंगल है उसको आपके समक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ मौजूद है एमएस उन्नीकृष्णन जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमडी एंड सीईओ थर्मेक्स। साथ ही राजीव चावला साहब रहेंगे जो कि चेयरमैन है आईएमएसएमई के, जो एसएमई क्षेत्र के समक्ष तमाम तरह की चुनौतियां आ रही हैं उसको ये बताएंगे। निपुण मेहता फाउंडर एंड सीईओ ब्लू ओशन कैपिटल, और साथ ही इकोनॉमी पर बात करेंगे राम उपेंद्र दास साहब से जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात सामने आ रही है। तमाम जो योजनाएं हाल ही में हमारे सामने आई हैं उसके बाद आखिरकार 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वाकई कुछ स्लो डाउन है? इसकी जरूरत अभी पड़ रही है? आखिरकार क्या हालात सुधरेंगे? सबसे पहले जफर इस्लाम जी, इसलिए हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास बेहद ही ग्रैंड पैनल है। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरुआत का जो सेगमेंट है प्लीज 1 और सवा मिनट के बीच में ही बोलेगा सो दैट सबकी आवाज हम और सब एक निष्कर्ष पर पहुंच पाए। जफर इस्लाम जी, पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी आपने कहा था इकोनॉमी सब कुछ ठीक है, हर गाड़ी अपनी पटरी पर चल रही है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए, क्या कहें इसे, स्टिमुलस पैकेज कहें, बेल आउट पैकेज कहें या कुछ और कहें, इसकी जरूरत क्यों? देखिए, जो इकोनॉमी समझते हैं वो इस बात को भी समझते हो कि कभी इकोनॉमी में स्लो डाउन भी होता है और कभी अपस्विंग भी होता है, और जब जब अगर स्लो डाउन हो, मुझे ये नहीं मालूम है 50,000 करोड़ का कोई ऐसा स्टिमुलस पैकेज है या 1 लाख करोड़ का है या 20,000 करोड़, मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार जो है प्रोएक्टिव अप्रोच लेती है, और समझिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्लो डाउन है, इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन जब भी एकदम अगर आप बहुत बड़ा रिफॉर्म मेजर्स लेते हैं जो कि हमने लिया है जीएसटी,
ये हिस्टोरिक इवेंट है इंडिया के इतिहास में, और उसके लिए थोड़ा स्लो डाउन होगा, बिकॉज वो इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर होता है ऐसे अगर आप इस तरह का जो है रिफॉर्म मेजर्स लेंगे, लेकिन इसके जो शॉर्ट टर्म पे जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसके इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में हम सब जो आज डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ स्टिमुलस पैकेज हो, स्टिमुलस पैकेज क्या है, आप अगर आप देखिए किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछिए, जब भी अगर जी जफर साहब हम आपके पास आते हैं। आपने ओपनिंग कमेंट में जैसे बताने की कोशिश की अपना पक्ष, लेकिन इसमें कई पहलू हैं जिनको हम छूना चाहेंगे। बातचीत में हम और गहराई में जाएंगे। आपका ओपनिंग कमेंट था, इस पर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, उनको आएंगे। लेकिन आलोक जो हमारे सहयोगी हैं जो इस बीट को कवर करते हैं, बिल्कुल आलोक, क्या फील है क्योंकि जफर इस्लाम जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको ऐसे किसी पैकेज के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट किया है कि हाँ स्लो डाउन जरूर है। आप बताइए आखिरकार मायने क्या है 50,000 करोड़ रुपए के, अगर ये बात सामने आई है तो? देखिए कि सरकार कोई भी अगर इंटरवेंशन करते इस मौजूदा समय में तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम देखें इकोनॉमिस्ट की भाषा में अगर बात करें या देखें कि जो आंकड़े हैं, अगर आप 10,000 करोड़ रुपए का भी एडिशनल अगर आप खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग अगर बढ़ाते हैं, तो आपका जो फिस्कल जो डेफिसिट है वो 0.1% आपके कह सकते हैं कि आपकी पकड़ से बाहर जाती है। तो इसकी एक बड़ी कीमत है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बड़े पूरे दुनिया में FIIs और तमाम जो इन्वेस्टर्स देखते रहते हैं, उसकी बहुत कदर करते हैं। अगर सरकार ने अपना मैक्रो मैनेजमेंट बिगाड़ा इस वक्त, तो माइक्रो भी बिगड़ेगा और मैक्रो भी बिगड़ेगा। तो इस वक्त सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम कोई ऐसा मेजर्स दें या ऐसा स्टिमुलस दें जो कि मॉनेटरी टर्म पॉलिसी इंटरवेंशंस या कहीं राहत देकर, अगर देखें तो हर सेक्टर को सरकार इस तरह से सपोर्ट करेगी जिससे जैसे कि ये ना लगे कि आप अलग से कोई पैसा सीधा सीधा खर्च कर रहे हैं और आप सीधे आप एक ऐसी स्थिति पहुंच गई है जहां पर ऐसे बड़े पैकेज की जरूरत पड़ रही है। तो कोई भी अगर आप मार्केट में इंटरवेंशन करते हैं तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ध्यान में रखना जरूरी होगा। आलोक, बहुत क्विकली आपसे समझना चाहेंगे ये पैकेज क्यों और किन सेक्टर्स पर फोकस करने की बात यहाँ पर की जा रही है? देखिए, ये अगर आप इसको कह सकते हैं कि अगर जो पैकेज ना कह के एक सीरीज ऑफ मेजर्स कह सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स हैं जो सरकार की एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में है। जब सबसे पहले जो सेक्टर है वो MSME है। सरकार चाहती है कि MSME जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली है, सरकार को बहुत दारोमदार था इस सेक्टर के लिए, मुद्रा योजना लॉन्च की, इसके लिए कई सारे मेजर्स किए, लेकिन उसका कोई फायदा है, उसका कहीं रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। अब जो ये मुद्रा योजना है उसके तहत हो सकता है उसकी लेंडिंग लिमिट बढ़ाए। एक्सपोर्टर्स के लिए देख ही सकते हैं कि आज भी सरकार ने एक राहत की घोषणा की है। जो 6 तारीख को GST काउंसिल की मीटिंग होगी, वहां एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई और सारे ऐलान हो सकते हैं। तो ऐसे और भी सेक्टर हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर कहें, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कहें, तो ये तमाम कोशिश ये होगी कि आम आदमी की जेब में पैसा जाए, ताकि आम आदमी खर्च करे, खुलकर खर्च करे, ताकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो आए और ये मैन्युफैक्चरिंग की जो गाड़ी है एक बार चल पड़े। ये जैसे बता रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा सकते हैं। उन्नी कृष्णन साहब, आप ये हमें बताइए, आप ओपनिंग कमेंट में कैसे देखते हैं? जफर साहब बता रहे थे थोड़ा स्लो डाउन है, प्रॉब्लम है, तभी तो इस सीरीज ऑफ मेजर्स आ रहे हैं, तभी तो स्टिमुलस की बात हो रही है। और इस तरह के स्टिमुलस की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या GST या डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसका इंपैक्ट हो रहा है? किस तरह से आप इसको रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं? फंडामेंटली अपना पूरा कंट्री में कंजम्पशन का डिमांड कम हो चुका है, एंड अमाउंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ 50,000 करोड़, इफ आई ट्रांसलेट दैट $7.5 बिलियन, मतलब अपना पूरा इकोनॉमी का 0.3% का स्टिमुलस है। इतना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी रकम है, उससे कुछ टर्न अराउंड तो होने वाला नहीं है। मेरा ख्याल से सरकार ने कुछ गलत तो नहीं किया जब डिमोनेटाइज किया है और GST इंट्रोड्यूस कर दिया है, इकोनॉमी के लिए भलाई के लिए किया है, बट उसका थोड़ा बोझ उठाना पड़ेगा हम सबको कुछ टाइम के लिए। तो अभी जो पैसा डालेगा, स्टिमुलस के बारे में बात किया है, मेन हमारा राय है कि MSME जिसका सबसे धीमी चल रही है आज का दिन में, और एक्सपोर्ट जितना कम हो चुका है, ये 2 एरिया में सरकार को सपोर्ट देना पड़ेगा। और तीसरा एरिया है कि बैंकिंग का एरिया में सिंस डीकैपिटलाइजेशन हैपनिंग ऑन अकाउंट ऑफ द NPA,
I would presume that government has got to focus a lot more, and they should not be allocating any money from this 40,000 into capitalization of the banks, because the amounts needed there are much higher. We'll get back to you, sir. इसको हम और डिटेल में एनालाइज करेंगे. इनफैक्ट एमएसएमई की इन्होंने चर्चा की है, जहां पर इनफैक्ट सौरभ सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिली है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो और चाहे वो जीएसटी हो. ये एक ऐसा वर्ग रहा है जिसको अभी भी आज के डेट तक काफी ज्यादा परेशानी है. थोड़ी रियायतों और मेजर्स का ऐलान आज किया तो गया है, बट क्या ये काफी है? राजीव चावला जी शायद इस पर बेटर बता पाएंगे. राजीव चावला जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनारियो को, और क्या इससे दिक्कतें दूर होंगी? राजीव लगता है अभी हमारे साथ है नहीं. हम उनसे कुछ देर में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नो डाउट एसएमईज में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. आइए मीनवाइल हम प्रियंका चतुर्वेदी का रुख करते हैं. प्रियंका, आप बता सकें, इकोनॉमी पर दबाव है और स्टिमुलस और इस तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हुआ है एग्जैक्टली? क्योंकि कुछ समय पहले तक इंडिया काफी ब्राइट स्पॉट था, 1.5-2 साल में काफी सिचुएशन बदली है. ये क्या हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप देखेंगे जब से ये सरकार आई है और उनको सत्ता मिली है, तो हर क्वार्टर में हम जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी ही पा रहे हैं. और शार्प फॉल तब से शुरू हुआ जब से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, जब हम बात करते हैं एसएमईज की, सबसे ज्यादा प्रभाव नोटबंदी का अगर पड़ा है तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पड़ा है. सबसे ज्यादा भार जो पड़ा है जीएसटी का, जो फ्लॉट जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, वो एसएमई सेक्टर को पड़ा है. तो उसकी वजह से जॉब लॉसेस जो थे वो थे ही, पर साथ ही में हमारे 30,000 युवा जो रोज नौकरी ढूंढने निकलते हैं, हम उनको सिर्फ 450 नौकरियां दे पा रहे हैं. वो एक गंभीर विषय का मैं कहूंगी एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है उस पर. अब आप 50,000 करोड़ का स्टिम्युलस लाने की बात करें. स्टिम्युलस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप शायद ये समझ गए हैं कि इनकी जो पॉलिसी रही थी, आज एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी बनकर आई भारतीय जनता पार्टी, ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जिससे पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था है थहम सी गई है, रुक गई है. तो उसके लिए आप 50,000 का स्टिम्युलस लाएंगे जब आपने लाखों करोड़ों का निवेश खत्म कर डाला हो, तो वो कहूंगी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है जो इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना. अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स 17% हम छोड़कर गए थे, आज -1.2 पे आ गया है. रुपी स्ट्रांग होने के कारण एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं. दूसरा, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है, जो लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, क्रेडिट इनपुट उनको नहीं मिल रहे हैं, उस पर एकदम से रुकावट आ गई है. उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स भी दुखी हो रहे हैं इस बात को लेकर. तो प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ की बात करें या 1 लाख करोड़ की बात करें, क्योंकि गलतियां पॉलिसीज में हुई हैं, वो स्टिम्युलस कैसे ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा वो आने वाला समय ही बता पाएगा. जी, निपुण मेहता जी अब हमारे साथ है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव हमें दे पाएंगे. निपुण, आपसे जानना चाहेंगे, 50,000 करोड़ रुपए, चाहे इसे स्टिमुलस पैकेज बोले, चाहे फिर इसे बेल आउट पैकेज बोले, या फिर सीरीज ऑफ मेजर्स बोले, क्या जरूरत पड़ गई 50,000 करोड़ रुपए की? कहां पर अभी चैलेंजेस बाकी है? क्योंकि जॉब्स के मामले में, चाहे फिर एमएसएमई छोटे ट्रेडर्स के मामले में, रियल एस्टेट में, या बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, आम लोगों की जिंदगी के लिए शायद थोड़ा बहुत चैलेंज वाली स्थिति बन गई है. कैसे आप इसे व्यू करते हैं? आई थिंक जो डेटा पॉइंट्स अभी तो पिछले कुछ समय में आए हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक स्लो डाउन जरूर है. अगर जून क्वार्टर का जीडीपी डेटा देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन सेवरल क्वार्टर्स है, 5.7% आया. क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है. बैंकों के एनपीएज में कोई उसमें सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. जो रिकवरी बैंकों में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि एसएमईज है या फिर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पे एक टर्न अराउंड होना चाहिए था, वो एक टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है. तो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कई कंपनीज में कैपेसिटी पिछले कुछ सालों में बनी हुई है, लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हो रही है क्योंकि उस तरह की डिमांड नहीं है. ग्लोबल डिमांड भी नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं है. एज एन एग्जांपल, सीमेंट इज वन स्पेस जहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है. कई और सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है. तो इंडिकेशंस क्लियर हैं जिसकी वजह से एक स्लो डाउन है. आई थिंक जरूरत बिल्कुल है कि इस तरह का स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट लाए. पुराने जमाने में भी इसी तरह के स्टिमुलस पैकेज लाए जाते थे जब कोई स्टेट में अगर अकाल पड़ता था किसी भी कारण से, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट्स थे वो इस तरह के स्टिमुलस पैकेज लाते थे. समझना ये जरूरी है कि जो भी स्टिमुलस पैकेज आता है वो एक शॉर्ट टर्म में बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं लाता है. एक ग्रेजुअल
मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये समझना कि एक जादुई छड़ी है, उससे कोई ये नहीं होने वाला है। दूसरे इस इम्पैक्ट होता है कई सेगमेंट्स पे, कई डेटा पॉइंट्स पे, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पे, करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिस्कल डेफिसिट पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट वुड प्रॉब्ली गो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर बियॉन्ड व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड इन द बजट, तो फिस्कल डेफिसिट पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक ओवरऑल डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक जरूरी एक्शन डेफिनेटली है गवर्नमेंट के लिए और बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस भी आम आदमी को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोला है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो वाकई यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या यहाँ पर पोर्ट्रे यहाँ पर कह सकते हैं कि आगे इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है। राम उपेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले क्विकली दिनेश वार्ष्णेय जी, आप ये हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात हो रही है, आपके व्यू में 50,000 करोड़ रुपए अगर पैकेज देने की या सीरीज ऑफ मेजर्स की बात की जा रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ये पहली बार है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि स्लो डाउन है, नहीं तो कल रात तक तो ये मान ही नहीं रहे थे स्लो डाउन है। और वो स्लो डाउन तो ये तब मान रहे हैं जब इन्होंने जीडीपी की कैलकुलेशन का क्राइटेरिया बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो क्राइटेरिया नहीं है। भारत एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। 2008 से 2012 के जो मंदी आई थी उसमें भी भारत कंज्यूमर इकोनॉमी के कारण बचा और हमारे सरकारी बैंकों ने बचाया। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बकायदा बैंकों की यूनियंस को बुलाया कि आपके कंसेप्ट पेपर सही है, हमारी बात गलत है, और उसमें उन्होंने माना कि ये सरकारी बैंकों के कारण, और आज सरकारी बैंकों का ही पैसा 12 लाख करोड़ रुपए डूबा हुआ है। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब, इसमें जो दिक्कत हम देख रहे हैं कई मोर्चों पर है, जो आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं हम ये पैकेज ला रहे हैं। आप हमें मोटी बात ये बताइए, इसमें सबसे बड़ा अटैक जो हो रहा है तमाम एस्पेक्ट्स में, उसमें जॉब्स को लेकर भी हो रहा है कि नौकरियों को लेकर, नौकरियां बढ़ने की जगह देखिए, नौकरियां तो जितनी गई हैं उनका रिवाइवल 50,000 करोड़, क्या ये 50 लाख करोड़ लगा दें तब भी नहीं हो पाएगा। फिर ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी बात होती है कि 65% आबादी जो है 35 साल के नीचे, अगर उनको ठीक से मैनेज नहीं किया वो तो फिर बैकफायर कर सकता है। बैकफायर करेगा, उसके बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं, सोशियोलॉजिकल रिपरकशंस हैं। बच्चे क्राइम में आएंगे, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे तो एक और प्रॉब्लम। हम आपके पास आते हैं, ये ओपनिंग कमेंट एक सेकंड और दूसरा मैं बता देना चाहता हूं, मैं कल और आज ये बात पढ़ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा अगर ब्लंडर और सुनामी कहीं हुआ है इकोनॉमी का तो वो हिंदुस्तान की नोटबंदी। चलिए अब आपको हम बताते हैं, आपने जो बात रखी। राम उपेंद्र साहब, आप इकोनॉमी को रीड करते हैं क्लोजली, आप बताइए एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्यों हुई? जीएसटी तो आया, उससे पहले कारोबार करना बहुत टफ था, बहुत उसमें पेचीदगियां होती थी, और उसके बाद जीएसटी आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। शुरुआती दिनों में चैलेंजेस हो रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ, सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए उस पर बहस अलग हो रही है। एग्जैक्टली गलती खामी कहां हो गई, मतलब क्या हुआ कि ऐसा हुआ? अब देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था केवल डोमेस्टिक रीजंस की वजह से उसके परफॉर्मेंस नहीं डिटरमिन होते हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस जो है अर्थव्यवस्था की, उसके जो फिगर्स हैं वो एक प्रोडक्ट हैं हमारी अपनी नीतियों की और जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो चीजें होती हैं उसकी वजह से। तो आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका हो, वेस्टर्न यूरोप हो, जो मेजर जो जहां से डिमांड होता है, और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री जिनसे लिंक्ड रही है, वहां के स्लो डाउन से उस पर असर पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं तो उसका हमें फायदा होता है। तो हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक प्रोडक्ट हैं हमारी पॉलिसीज और ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों के मिले जुले स्वरूप की वजह से, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि जीडीपी हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, इसमें एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ये ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम है कि ग्रोथ रेट में स्लो डाउन हुआ है, इसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी समझ से अगर सरकार इस पर विचार कर रही है कि हम इसको अब किसी तरह से टैकल करें जिससे कि ग्रोथ रेट भी हमारे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई की एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ग्रोथ रेट की वजह से जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़े, तो मुझे लगता है ये बहुत सही समय है उसको करने का। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम बोले कि आज का सवाल भी हमारा यही है कि क्या बेल आउट पैकेज से हालात सुधरेंगे, और आप एज अ व्यूअर हमारे इस पोल में शामिल हो सकते हैं और तरीका लिखा हुआ है और राय हम आपको जरूर बताएंगे कि जनता की राय इस पर क्या हुई है। बट सबसे बड़ा सवाल यही है जफर इस्लाम जी, जो अभी हर कोई जानना चाहता है, जॉब्स के मोर्चे पर या फिर राहत के मोर्चे पर, इकोनॉमी के मोर्चे पर, क्योंकि हमने शो की शुरुआत ही की थी जनता की आवाज से, क्योंकि जनता ये मान रही है कि शायद उनको अभी और भी ज्यादा डेवलपमेंट जॉब्स की जरूरत है। उस मोर्चे पर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से अगर 50,000 करोड़ रुपए सीरीज ऑफ मेजर्स दिए गए हैं वो काफी है? क्या वो लोगों को नौकरियां, युवाओं को नौकरियां दिला पाएगा या बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ ला पाएगा? देखिए, मैं फिर एक बार कहूंगा कि मुझे ये नहीं मालूम है कि सरकार कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस की है और या वो 50,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज है। लेकिन मैं फिर से वापस दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था कि अगर जरा सा भी ये एक अच्छी सरकार का ये एक बराबर रवैया रहता है कि अगर जरा सा भी स्लो डाउन किसी कारण से, यहाँ पर एक कारण सबको मालूम है कि हमने कुछ बड़े रिफॉर्म्स लिए और रिफॉर्म्स के इमीडिएट इम्पैक्ट जो होते हैं स्लो डाउन होते हैं, तो उस वक्त अगर सरकार को इस तरह का इनिशिएटिव लेती है जिससे थोड़ा सा सरकार के नीतियों से सपोर्ट हो और उससे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में फायदा हो, तो ऐसा सरकार करती है तो अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि इसके कारण तो सबको मालूम है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है, अभी जैसे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, कि ग्लोबल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। इंडिया कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, उसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा रिफॉर्म मेजर्स लिया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लो डाउन है तो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए सारे इकोनॉमिस्ट के अगर वेटेड एवरेज देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट जो हैं और जो लोकल इकोनॉमिस्ट है, सबका अगर जो टारगेटेड जीडीपी रेट है, उसकी ग्रोथ है, उसका अगर वेटेड एवरेज ले तो करीब 7-7.25 के आसपास आता है, जो सरकार की नीतियों को ध्यान रखते हुए। जफर जी, आपका कहना है कि आपको ऐसा आप इसे शायद डिनाई करें कि ऐसा कोई स्टिमुलस पैकेज या कोई 50,000 करोड़ की कोई राशि है भी जिसको इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रखा गया है, लेकिन आप मानते हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन जरूर है। प्रियंका यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे कंप्लेंट। जफर आपने अपना बात रखी है, उसके बाद प्रियंका के पॉइंट रखे, उसके बाद आपके पास फिर आपके पॉइंट के लिए आएंगे। प्रियंका ये बता सके किसके अच्छे दिन आए हैं? बात अच्छे दिन की हो रही थी, जॉब्स की प्रॉब्लम, एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम, एसएमईज कंसर्न, रिफॉर्म्स हुए, बड़े अच्छे दिन किस तरह से आप देख रहे हैं जो बात हो रही थी? नहीं, देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डाउनटर्न है। अगर आप सारे इंडिकेटर्स ग्लोबल इकोनॉमी के देखेंगे वो अभी अपटर्न पे हैं, वो बढ़ोतरी की तरफ हैं, और इंडिया वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स उस समय पर। हम चाइना से भी आगे निकल गए थे, पर अब हम देख रहे हैं हम फिर से चाइना के पीछे हो गए। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए, आप बीच में बोलने का काम ना किया करें। मैं दूसरी चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अभी टीम लीज का ब्लूमबर्ग के यहाँ एक आर्टिकल आया है जहां पे बकायदा बताया गया है किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में 30 से 40% और गिरावट आने वाली है नौकरियों में। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके राइट विंग एक इकोनॉमिस्ट हैं सुरजीत भल्ला जी, उन्होंने खुद ने एक आर्टिकल लिखा है कि जो जीडीपी इनकी ग्रोथ रेट चल रही है वो यूपीए के 10 साल के 3 बुरे सालों में भी बुरी चल रही है। तो ये इनका हाल है। तीसरी चीज बताना चाहती हूँ, जो इनके नए आंकड़े हैं जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे आंकड़े हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट चैलेंज कर रहे हैं कि कहां से आप लोग ये जीडीपी के आंकड़े ला रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताना चाहूं, जो सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी का टर्न डाउन हुआ था, डाउन टर्न आया था, वो 2008 में हुआ था जब हमारी सरकार थी। फिर भी हम पॉजिटिव जीडीपी नंबर्स दे पाए थे और कहीं भी इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी में स्टॉप नहीं आया था। जफर साहब, ये बताइए, अब दो बातों का आप हमें रिएक्शन दीजिए, फिर हम प्रोफेसर साहब का रुख कर रहे हैं। पहला,
जॉब्स को लेकर आपको लगता है डिसअपॉइंटमेंट है, प्रॉब्लम हुई है, जॉब क्रिएट होने की जगह नौकरियां गई हैं। दूसरी तरफ आपने यंगस्टर्स को स्किल्स देने की बात कही थी, उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री भी फॉर्म की गई थी, उस पर क्या हुआ? स्किलिंग पर बड़े इसमें आंकड़े रखे गए थे, 500 मिलियन की बात हुई थी 2022 तक, ऑलमोस्ट मतलब 50 करोड़ लोगों को स्किल्स देने की बात थी, स्किल्स ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने, आगे बढ़े। ये इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का उसका क्या? देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए जवाब देता हूं, किसी भी सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार, 50% से ज्यादा नहीं, कोई भी सरकार हो, जिस तरह का हमारा डेमोग्राफी है, उतनी क्रिएट सरकार अपनी जॉब नहीं क्रिएट कर सकती। सरकार एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जिससे जॉब क्रिएशन होगा। तो अगर आप देखें कि जो मुद्रा स्कीम हमारी है, उससे जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो छोटे शहरों तक वो जो जॉब क्रिएशन हुआ है, आप कुछ आंकड़े शेयर कर सकते हैं कितनी जॉब क्रिएशन हुई पिछले 3 साल में? कुछ आप फिगर शेयर कर सकते हैं? अगर आप छोटे से देखें, अगर 8 लाख करोड़ का अगर हमने लोन दिया है, और हर लोन जो अगर 10 लाख रुपया, अगर आप 10 लाख रुपया एवरेज लोन है, तो आप उसी से कैलकुलेट करिए कि अगर एक लोन दिया है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, अगर आपने 10 लाख का लोन दिया, वो कम से कम 4-5 जॉब क्रिएट करता है। 1 मिनट, लेकिन जफर साहब नहीं, क्योंकि दो साल का समय अभी बाकी है इस पूरे टर्म को खत्म होने में, समय 2 साल का बाकी है। क्या टाइम लिमिट आप टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जिसमें आप पूरा अपना जो ये फोकस है, जो नौकरियां प्रोवाइड करने? 2-3 बातें कहने दीजिएगा, बीच में ट्रप करके। जो ग्लोबल एजेंसीज है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो रेटिंग एजेंसीज है, उनकी बराबर शिकायत रही है कि पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान में जो है वो बहुत कम है। उसकी वाहिद वजह ये थी कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी थी और फॉर्मल इकोनॉमी में वो मर्ज, अब जीएसटी के बाद वो मर्ज होती जा रही है। इससे 2 इजाफे होंगे, एक तो जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में जरूर ब्लिप है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और दूसरे जो एक रिक्वायरमेंट रहती थी कि डेट टू जीडीपी, एक मिनट, डेट टू जीडीपी जो वो बहुत हाई होता था, वो भी बिल्कुल जो टारगेटेड लेवल जो रेटिंग एजेंसीज की होती थी वहां तक हम ले आए। ठीक है, अब देखिए, एक और लास्ट बात कहूंगा कि अब जो हमारे जो मुद्रा स्कीम से जॉब क्रिएशन है उसकी, या फिर और जो सिस्टम में जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, उसका कोई एक मेजर करने का तरीका नहीं था। तो हमारी सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया है ताकि एवरी जॉब विच हैज बीन क्रिएटेड इन द मार्केट, वो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। वो एक जफर जी, जॉब का जो डेटा है वो भी तो आप मुहैया करा सकते हैं, तैयार करा सकते थे, उसमें क्लैरिटी सामने आ जाती, फिर ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पर जो देश के 3 मेन शहर है, वहां पर लोगों से जाना है कि उनकी परेशानियां क्या है। वो जनता की आवाज बताती है कि हाँ, उन्हें कई सेक्टर्स में अभी परेशानी है। जो एसएमई सेक्टर है, उनको क्या दिक्कतें हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी अपने सामने रख चुके हैं सौरभ की हाँ, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। राजीव चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, ये बताइए, जीएसटी काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आया था, अनईज हुई है। पिछले 80 दिनों का अनुभव जो रहा, जिसमें कुछ ने कहा नाइटमेयर रहा, टेरिबल रहा, सिस्टम में अब इंप्रूवमेंट की जा रही है, हो रहा है, लेकिन कैसा रहा? क्योंकि आप इस पर कैसे राय देंगे? देखिए, जो 2 बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म्स जो हमारे सामने आए पिछले 1 साल में, पहला डीमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। तो डीमोनेटाइजेशन तो मुझे लगता है कि उसने माइक्रो सेक्टर को विशेष रूप से काफी नुकसान पहुंचाया, और नौकरियां भी गई उसमें, बहुत सी जॉब लॉसेस भी हुई, जॉब लॉसेस भी हुए। लेकिन चलिए, एक शायद भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, तो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, तो हम समझते हैं कि उस चीज को से बाहर आएंगे। जीएसटी जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम टैक्स रिफॉर्म, मुझे लगता है कि जिस ढंग से वो जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, उसने एक बार फिर से अपना भारी कदम माइक्रो एंटरप्राइजेस की ही गर्दन पर रख दिया। इंटेंशन ठीक हो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही खराब हुआ है। आज भी माइक्रो वर्ग इतना घबरा गया है। मैं भी लेटेस्ट आंकड़े देख रहा था कि लगभग 90 लाख जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन हैं, उसमें से केवल 30 लाख तक अगस्त की रिटर्न्स ही फाइल हुई हैं, जो कि बहुत कम है। तो जाहिर है बाकी लोग रिटर्न्स फाइल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश हो रही है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, कहीं इंटरनेट
डाउन है, मुंबई में बहुत बारिश है और भी कई इलाकों में। पर आज इसमें, हम इसमें ऐसे जैसे मौके पर राजीव हैं- साहब जो कह रहे हैं इसमें, बट स्वाति अगर हम देखें कल परसों इनफैक्ट जो लास्ट डे था अगस्त के रिटर्न का, उसमें लास्ट डे ऑलमोस्ट 14 लाख बिजनेसेस ने रिटर्न फाइल किए हैं। वो नंबर इंक्रीज हो भी सकता है, उसमें जुलाई के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट भी हुई है। इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें हम थोड़ा बहुत राहत की उम्मीद डेफिनेटली देख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सौरभ यहाँ पर देखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एमएसई सेक्टर किस दौर से अभी गुजर रहा है, इसकी एक रियलिटी रिपोर्ट हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी लेकर आए हैं। देखिए जरा। अर्थव्यवस्था के जो वर्तमान हालात हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कारोबार करने में, कारोबार करने के रास्ते में जो चुनौतियां हैं उसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम इंडस्ट्री के लोग और जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उन्हें कारोबार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के से जुड़े लोग हैं जो अलग अलग सेगमेंट में कारोबार करते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या बदले हालात में, जब हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें या फिर हम जीएसटी की बात करें, दो बड़े रिफॉर्म्स सरकार ने लागू किए, उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको कारोबार करने में? सर, ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी फेस हो रही है ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो फेस हो रही है जीएसटी की वजह से। क्या कारण है कि पहले एक कारोबारी अगर दूसरे कारोबारी से काम करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब जीएसटी कानून के तहत एक प्रोविज़न आया है जिसमें अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ मैं कारोबार करता हूं तो उसका टैक्स मुझे भरना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सप्लायर है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो एक जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री है किसी की, वो अगर किसी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था, अब उसे ज़बरदस्ती टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसके जो कस्टमर है उसने बोल दिया है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसे कंप्लायंस खुद करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर पहले क्या होता था कि टैक्स के अंदर उनको क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ती थी रिटर्न्स की, या सर्विस टैक्स में 6 महीने में एक बार फाइल करनी पड़ती थी रिटर्न्स। अब कंप्लायंस मंथली कर दी गई है, और ऐसी कंप्लायंस डाली है कि अगर ड्यू डेट तक आप काम नहीं करते हैं, कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो हैवी पेनल्टी है। 200 रुपये पर डे की पेनल्टी डाल दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के पास बैंकों के पास काफ़ी पैसा आ गया है, उनसे पैसे लेने वाले लोग नहीं हैं। अगर एमएसएमई की बात करें, एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब मिलते हैं, इस सेक्टर में स्लो डाउन होने की वजह से नौकरियाँ पैदा करना मुश्किल हो रहा है, तो आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं सर? हमारे को तो ये लगता है कि जो बैंक्स हैं वो अभी अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाए कि हम लोगों को ज़्यादा पैसा दें। उनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो पहले जैसे है। कोई अगर सपोज करो कोई आदमी जाता है बैंक के पास, तो अपने वो पेपर वगैरह लेके जाता है, या कोई छोटा ट्रेडर है वो लेके जाता है कोई अपना, तो वो उसको पदाधिकारी को कहना चाहता है कि मैं ऐसे आया हूँ, उसकी बात को सुनने के लिए अगले तैयार ही नहीं होते हैं। तो वो क्या बात करेगा? ये सब चीज़ें देखता हुआ जो ट्रेडर है या जो बिजनेस कर रहा आदमी, वो डिमोटिवेट हो रहा है। नहीं, तो आप ये चाहते हैं ये भी कि जो ब्याज दरें हैं वो और कम हो? वो चीज़ें बाद में आएंगी। पहले ये चीज़ें तो हो तैयार हो कि जो आदमी जो बैंक में जाता है उसको वो लोग वेलकम तो करें। उसको वो वेलकम नहीं करते हैं, वो चीज़ तो बात की है। आप ठीक कह रहे हैं कि दरें कम होनी चाहिए, कम दर में पैसा मिलना चाहिए लोगों को जाके, ताकि लोग अपना काम कर सके। एक सवाल ये है सलीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस दौरान, जब आप, क्योंकि आप एक काफ़ी समय से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या इस दौरान ऐसी समस्याएं आई हैं जिसकी वजह से आपने अगर ये प्लानिंग की होगी कि मुझे कुछ और इस सेक्टर में कुछ एक्सपेंशन करना है, कुछ नए प्लांट लगाने हैं, कारोबार को बढ़ाना है, तो इस दौरान आपने उसको रोका है? और रोका है तो कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सरकार आगे आए और आपकी मदद करे ताकि आप पहले की तरह बिजनेस स्मूथली करें? बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। सरकार ने तो ये सोचा था कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करें, कुछ देश की इकॉनमी अच्छी हो, इसके लिए कोई ऐसे रिफॉर्म भी किए हैं, पर उसका असर जो है, उनकी इंटेंशन तो अच्छी हो सकती है लेकिन जो उसका असर अच्छा नहीं पड़ा। कुछ जैसे नोटबंदी का हुआ, और नोटबंदी सरकार ने तो बहुत अच्छी इंटेंशन से काम किया।
आइए अब हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उन्नीकृष्णन साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। अब आप बताइए आगे क्या, यहां से आगे अब जब बात हो रही है कि किसी तरह से सीरीज ऑफ मेजर्स हो सकते हैं, तो उसमें आप ये भी देखिएगा आने वाले दिनों में तो सरकार के मोर्चे पर, दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसी भी आ रही है, इंडस्ट्री की डिमांड रही इसमें सीधा 100 बेसिस पॉइंट से कट कीजिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए, क्या करना चाहिए? जरूर इंटरेस्ट रेट का नीचे लेके आना चाहिए, क्योंकि बैंकों का हाथ में, जैसे किसी ने अभी बात किया, 3.5 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है, उसके लिए क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट नेचुरली दे गोइंग टू बी रिड्यूसिंग, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, हमारा करेंसी को और थोड़ा फ्लोट करना चाहिए, क्योंकि लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि पिछले साल में हमारा $1 का तुलन में इंडियन रुपी वॉज 68 to $1, it has come down to 64 at this point of time. तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तानी कंपनियां की कॉम्पिटिटिव एज तकरीबन 7.5% कम हो चुके हैं। जब तक के लिए इंडियन रुपी आगे 67, 68, 69 के रेंज में नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए अकेला का चीज नहीं है जी सर। आपका सर्विस इंडस्ट्री जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन डीप ट्रबल। बिल्कुल राइट सर, आपने कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं कि एक्चुअली कहां पर फोकस करने की जरूरत है, बट सरकार को क्या लंबी अवधि पर फोकस करना चाहिए, और क्या इस सो कॉल्ड पैकेज से हमारा फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो प्रभावित नहीं होगा? राम उपेंद्र दास जी। अगर ऐसा कोई पैकेज आता है तो अवश्य फिस्कल डेफिसिट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, उसके ट्रेड ऑफ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी चीज ये है कि अगर इस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को जी, हम आपके पास लौट कर आते हैं। निपुण मेहता साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। आप बताइए यहां से आगे शॉर्ट टर्म में आरबीआई पॉलिसी है, क्या देख रहे हैं रेट कट की, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आगे चलते हुए नेक्स्ट 2 इयर्स को लेकर, कैसे रोड मैप बनाना चाहिए? उसके बीच स्टेट में इलेक्शंस भी हैं, फिर आगे सेंट्रल के भी इलेक्शंस, और इस प्रॉब्लम को लेकर कैसे फिर बढ़ा जाए, कैसा आगे रोड मैप बनाया जाए? देखिए, आरबीआई पॉलिसी में रेट कट एक्सपेक्ट करना गलत होगा। आई थिंक हमें क्लियरली ऑन द वन साइड ग्रोथ पे नजर रखनी है, लेकिन इन्फ्लेशन पे भी नजर रखनी है। और पिछले जो डेटा आए हैं इन्फ्लेशन के, वो ग्रेजुअली राइजिंग इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता है कि जो कुछ दिनों में जो आरबीआई पॉलिसी है उसमें रेट में कटौती होगी। आई थिंक जो स्टिमुलस आना है वो उसका इम्पैक्ट क्लियरली देखना है, किस तरह से डिमांड क्रिएट करता है, किस तरह से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग क्रिएट करता है, क्योंकि जो आगे जाके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है तो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ता है ये देखना पड़ेगा, रूरल डिमांड किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि जो भी हम डिमांड करंटली देख रहे हैं वो ज्यादातर अर्बन डिमांड है। रूरल डिमांड ये साल अच्छी मानसून हुई है, लेकिन पिछले 2 या 3 सालों में जो मानसून इतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से रूरल डिमांड नहीं आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं किया है। अगर देखें तो पिछले 2 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने किया है, काफी स्पेंडिंग किया है। रोड्स पे स्पेंडिंग किया है, रूरल रोड्स पे किया है, डैम्स पे, ब्रिजेस पे स्पेंडिंग किया है, तो काफी स्पेंडिंग हुआ है, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ हम नहीं देख रहे हैं। तो जो आता है वो उसको फोकस यही करना पड़ेगा कि किस तरह से डोमेस्टिक डिमांड और बढ़ती है, किस तरह से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ता है, और जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। सर, इनफैक्ट यही पॉइंट फॉर्मर गवर्नर आरबीआई सी रंगराजन ने भी कहा था कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ का सुधरना मुश्किल है। ऐसा उन्होंने ये अपनी राय सामने रखी थी। बट हम अपने जफर इस्लाम जी, प्रियंका चतुर्वेदी और दिनेश वार्ष्णेय जी के पास जाए उससे पहले जो एसएमई सेक्टर है उनकी भी राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए राजीव चावला, आपके पास क्या सजेशंस है जो आप यहां पर देना चाहेंगे? देखिए, बहुत क्विकली, मैं नहीं जानता कि इस तरह का कोई इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 इंपॉर्टेंट चीजों पर सरकार फोकस करे तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक स्टिमुलस का काम करेगा। पहली चीज कि वर्तमान स्थिति में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ जीएसटी। हमें जीएसटी पे करना है। बहुत से हमारे बायर्स हमें टाइमली जीएसटी की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, खासकर एक्सपोर्टर्स में, हर जगह। तो मैं चाहता हूं कि एक
क्लियर डायरेक्शन हो आरबीआई की तरफ से सभी बैंक्स को कि एमएसएमई सेक्टर में जो भी उनकी सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट्स हैं, सीसी लिमिट्स हैं, उसमें 25% स्ट्रेट अवे आप उनको उसमें एनहांसमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्टैंड अप इंडिया योजना जो सरकार ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी फरवरी 2016 में, जिसमें हर बैंक के हर ब्रांच को क्लियर डायरेक्शन है कि कम से कम एक लोन वो महिला को और एक लोन शेड्यूल ट्राइब कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को दें, कोलेटरल फ्री लोन, और हर ब्रांच को ये 2 लोन करने थे। अगर आप देखेंगे तो 80% ब्रांचेस इस समय इस देश की ऐसी हैं जिन्होंने अभी स्टैंड अप इंडिया योजना को लागू नहीं किया है। आप वो यानी पॉलिसीज नीचे तक नहीं जा पा रही हैं और उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्रधानमंत्री जी ने इसी साल 31 दिसंबर को 2016 को अनाउंस किया था कि एमएसएमई सेक्टर को 2 करोड़ तक के लोन बिना कोलेटरल के मिलेंगे और उन्होंने लिमिट 1 करोड़ से 2 करोड़ एनहांस की थी। रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, उसमें राजीव साहब आपने जैसे बताया कोलेटरल फ्री मिले हैं, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं आंकड़े आ रहे हैं लेकिन ज्यादा नंबर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक। लिमिटेड पॉलिटिकल गेस्ट के पास चले जाते हैं। जफर इस्लाम जी, तमाम आपने मांगे सुनी है, तमाम अपने पॉइंट सुने हैं, सजेशन सुने हैं। अब ये बताइए कि आखिरकार इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको ऐसे किसी पैकेज के बारे में नहीं पता है, बट मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। नौकरियां नहीं है अभी लोगों के पास, इकोनॉमी की रफ्तार स्लो है, ये आप मानते हैं। क्या मेजर्स लेंगे? वेरी क्विकली सर। देखिए, ये सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन जहां तक एज ए फॉर्मर बैंकर में मुझे जो समझ में आता है वो ये कि सरकार ऐसे फैसले जरूर लेगी जिसपे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, जीडीपी में मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, इसका इम्पैक्ट हो और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, रोड पे, एयरपोर्ट पे और रेलवेज पे अगर सरकार निवेश करती है, खर्च करती है, तो उससे उसका डेफिनेटली मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जॉब क्रिएशन भी होता है। और जो जफर जी, आपको लगता है आपके पास उतना टाइम है, 2 साल के टाइम में ये सब टारगेट्स आप मीट कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये आप जो देखिए, कोई भी इकोनॉमी में ऐसा जरूर आता है कि पहले भी सरकारों में आया कि कभी कभी स्लो डाउन आता है फॉर वेरियस रीजन। यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ लोकल जो रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से आया, तो सरकार प्रोएक्टिवली ऐसे डिसीजन लेती है और हमारी सरकार भी जरूर लेगी और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी। सरकार रिफॉर्म्स जो भी लेगी, हम ये नहीं कह रहे कोई पैकेज आएगा, लेकिन जो भी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव सरकार की होगी पैकेज की जरूरत नहीं है। बाकी अगर स्लो डाउन है तो उसको रिवाइवल के लिए क्या टेक्निक है, यही बता दीजिए कि टेक्निक क्या है। आप तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैकेज नहीं है, पर टेक्निक क्या है, क्या काम हो रहा है ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, जो भी सरकार इनिशिएटिव पॉलिसी मेजर्स लेगी उसका सीधे एक ही उसके जो फोकस अप्रोच होगा कि वो जीडीपी ग्रोथ में होगा। इसीलिए अगर आप देखिए कि जो मार्केट में जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो एनालाइज करते हैं सरकार के कार्यकाल को और जो एक्टिविटीज को, उन्होंने जो उनका अगर वेटेड एवरेज दिए तो वो सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 और 7 हैंडल में होगा जीडीपी ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में। जी जफर जी, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। जफर जी, 1 मिनट, ये क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की राय बता दो, उसके बाद प्रियंका और दिनेश जी आपके पास आते हैं। क्या बेल आउट पैकेज से हालात सुधरेंगे? 90% जनता कह रही कि हाँ हालात सुधरेंगे और 10% जनता मानती है कि नहीं, शायद कुछ ना हो। लेकिन 90% ये जो पूरा आंकड़ा है बहुत ज्यादा कहता है। आपने भी कहा है कि हाँ इकोनॉमी में स्लो डाउन है और हाँ कुछ बहुत ज्यादा मेजर्स लेने की जरूरत है। फाइनल कमेंट्स प्रियंका चतुर्वेदी आपसे। प्रियंका, ये बता सकें आपको क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जो अभी सूरत हाल है ग्राउंड पर, जो घबराहट देखी जा रही है और स्लो डाउन की बात हो रही है, इसका क्या इलेक्शंस पे इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वही मैं यही उम्मीद करूंगी कि सरकार अब आने वाले चुनाव के हिसाब से पॉलिसी डिसीजंस ना ले, वो डिसीजंस ऐसे लें जो जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे लोगों को प्रभावित करें और लोगों की जो इनकम है, जो लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। आप बिल्कुल स्टिम्युलस लाएं, पर स्टिम्युलस ऐसा लाएं जहां पे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाए। आप बैंक्स को इंसेंटिवाइज करिए। मैं ये स्टैंड अप इंडिया के आर्ग्यूमेंट से अग्री नहीं करती हूं। अगर बैड प्रोजेक्ट को भी हम कहें क्योंकि एक महिला वो प्रोजेक्ट ला रही है, वो बैड बिजनेस प्रपोजल हुआ, उसको आप लोन दे दीजिए, वो बैंक के लिए बैड लोन बन जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है। एनकरेज करना होगा बैंक्स को कि आप इंसेंटिवाइज करिए, आप लोगों को लिक्विडिटी बढ़ाइए मार्केट में, जैसे लोग भी कॉन्फिडेंस उनका बढ़े और स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस बढ़े। वो नहीं हो रहा है और एक्सपोर्टर्स को
किसी तरीके से ऐसे पॉलिसीज लाएं जहां एक्सपोर्टर्स को समर्थन दे पाए और एक्सपोर्टर्स के फ्रंट पर हमने देखा ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाए। राहत की बात भी है इसमें। प्रोफेसर साहब आप बताइए, आपने सब सुना है बड़े धैर्य से, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? प्रॉब्लम तो है, उसको एड्रेस करने के लिए बात हो रही है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? तीन चीजें करना बहुत जरूरी है। एक, जो जबरदस्त महंगाई बढ़ी हुई है उस पर नियंत्रण करें, और वो तभी होगा जब ये आर्टिफिशियली इन्होंने जो पेट्रोल के दुगने तिगने दाम कर रखे हैं उसको काटें, अपना टैक्स कम करें, लूट बंद करें, सरकार भी लूट बंद करे, प्राइवेट कंपनियां भी लूट बंद करें उसमें। नंबर 2, नौकरियां पैदा करें। नंबर 3, कृषि क्षेत्र को फायदा पहुंचाए। हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर गांव है, गांव। अगर ये गांव में नहीं जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप नहीं बच सकते। और इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बढ़ाना पड़ेगा, करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ड्राई अप हो गया है, मतलब नौकरियां जो है सीधा गवर्नमेंट भी सब कुछ नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा नौकरियां कौन देते हैं? लघु और मध्यम उद्योग, वो ही मर गए, तो नौकरी कहां से आएंगी? आपको क्या लगता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीएसटी? इसके लिए नोटबंदी भी जिम्मेदार है, जीएसटी से पहले बड़ी दिक्कतें होती थी। आपको लगता है नया सिस्टम है, कुछ ऐसे भी तर्क दिए जा रहे हैं वो सेटल डाउन होगा? ये बहुत जल्दी में लागू किया गया है, ये बहुत जल्दी में लागू किया गया है, इसमें बहुत खामियां हैं। इसमें बहुत डिटेल में जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, सभी स्टेट्स हैं, सिर्फ सेंटर थोड़े रिस्पॉन्सिबल है। वो है, सब है, परंतु जिस ढंग से इनको कहा था कि वेट कर लो, हमने ये नहीं कहा था कि इस फॉर्मेट में लागू करो, हमने कहा था वेट करो, इसको स्लोली प्रोसीजर। लेकिन इस पूरे मामले में क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम चला रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास 30 सेकंड्स बाकी है। आलोक आपके पास आएंगे और बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, ये अगर मेजर लिया जाता है, 90% जनता हमें कह रही है कि हाँ ऐसे ही एक पैकेज की जरूरत है, बेल आउट पैकेज कहें या स्टिमुलस कहें या सीरीज ऑफ मेजर्स कहें। आप बताइए क्या चुनौतियां हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि कई ऐसे मोर्चों पर अभी भी काम शायद होना बाकी है। बिल्कुल, देखिए जो जॉब का मुद्दा है वो बहुत ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्किल इंडिया जहाँ पर स्किलिंग की बात है वहाँ पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये मैक्रो इकोनॉमी दिख रही है, जहाँ पर ग्रोथ रेट अभी दिख रहा है एक क्वार्टर का कि 5.7 हो गया है, ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिकवर कर जाएगा। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल में है। माइक्रो को सरकार को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो आम आदमी के एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में चुनाव है, सरकार को ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सरकार इस चीज को लेकर भी आगे प्लान कर रही है। शायद यही वजह है कि इस तरीके के किसी पैकेज की बात सामने आ रही है जिसका एक आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि इकोनॉमी को और हर मोर्चे पर एक बूस्ट देने के काम आएगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि आप सभी को इसका फायदा हो, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत है। सभी मेहमानों का हमारे साथ आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ लगातार हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल मुझे और सौरभ को दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।